चलिए आइए बच्चों, मैं सुनकर प्रजापति आप लोगों को फिर से एक बार अगले चैप्टर की रिवीजन की तरफ लेके चलता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का जो है रिवीजन कर लिया है। और जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे होंगे, आज का जो टाइटल है हमारा वो है आपका चैप्टर 4 यानी कि कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन और कंपाउंड्स का जो चैप्टर है उसका रिवीजन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल, ठीक है, जो भी है वो हमने कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्विक रिवीजन है, आधा घंटा का वीडियो रहता है, 35-40 मिनट्स का। उस 35-40 मिनट्स में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। और उस चैप्टर का नोट्स अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो मेरे चैनल का जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से क्लिक करके तो आपको जो है उस टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ जो है उपलब्ध मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करें हमारा आज का चैप्टर का रिवीजन। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने क्लास का बेनिफिट उठा सकें इस वीडियो का, और वो अपना एग्जाम की तैयारी कर सके, तो चैप्टर का रिवीजन कर सके। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि चैप्टर 4 है कार्बन, ठीक है, और इसके कंपाउंड्स, क्लास 10। ये वीडियो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि पूरा के पूरा जो इंग्लिश में कंटेंट है इसलिए सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। और आप जान रहे हैं कि आपका जो एग्जाम्स है वो 4 मई से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने इसका टाइटल दे रखा है 4 मई, ठीक है, 2020 में। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल्का सा लिटिल इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन किसके बारे में? कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल, आप जानते ही हैं, और इसका सिंबल क्या होता है? सी। तो कार्बन कैसा है? वो वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, इसका परसेंटेज जो है अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए तो 0.02% पाया जाता है, जबकि एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन की उपस्थिति है वो है आपकी 0.03%। ठीक है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबकी सब जो है वो कार्बन से बनी होती हैं और सब में कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन जो है वो ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, कोवैलेंट मतलब आप जानते होंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसके माध्यम से जो है कार्बन सभी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6 होते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखा जाए तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन? तो कार्बन कैसे अपनी नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करता है? तो आप जानते हैं कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वो करता क्या है? वो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है और इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब ना तो वो लूज करता, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपनी ऑक्टेट रूल को ऑब्टेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि it is difficult to hold 4 extra electron and would acquire large amount of energy to remove 4 electrons। अब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर से लेकर के आए और रखे तो 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उस न्यूक्लियस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उतने 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कहाँ से? तो उतनी एनर्जी भी एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय द, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम और विद द अदर एलिमेंट एंड द नोबल गैस अटेन। तो कार्बन कार्बन के साथ ही जो है बॉन्ड बना लेता है, या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और वो Cl के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से जो है अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना करके वो एक नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसको अटेन कर लेता है। ठीक है, एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब जो है वो भी बॉन्ड बनाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, किसके साथ? कार्बन के साथ। ठीक है, तो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं यानी कि जो बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, किसके बीच में बनाएंगे? वो तो सेम एलिमेंट के साथ, सेम एटम के बीच में बना सकते हैं, या फिर डिफरेंट एटम के साथ में भी जो है ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? कोवैलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो आपका कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोवैलेंट। ठीक है, उसको जो है हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन आप देख पा रहे होंगे,
ठीक है, इस हाइड्रोजन को आप देखें, ठीक है, अरे क्या हुआ, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एटम है, तो सॉरी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर गया, कंबाइन किया। इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, आई होप ये आपको समझ में आता होगा। ठीक है, मैं क्योंकि यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप जानते हैं इसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डबल बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बन रहा है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन के बीच में भी है, वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो भी सेम तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कोवेलेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए कोवेलेंट जो होते हैं उनकी जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, इसलिए इनको इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक होता है, यानी कि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी वीक होता है। और ये जनरली जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शेयर किए जाते हैं दो एलिमेंट के बीच में, इसलिए वहाँ पर चार्ज फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, आप जानते हैं दो नेचर होते हैं, एक तो होता है कैटेनेशन का और एक होता है टेट्रावैलेंसी। तो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के साथ लंबा चेन बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ जो है लंबा चेन के साथ साथ ब्रांच भी बनाता है, और कार्बन जो है कार्बन के साथ जुड़ करके एक साइक्लिक बॉन्ड भी बनाता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। टेट्रावैलेंसी क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। और यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अदर कार्बन के साथ भी शेयर करता है और दूसरे मेटल के साथ भी क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, लेकिन ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन के जो बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ तो सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो आपके सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं इसको हम लोग अल्केन कहते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला आप जानते ही हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है आपका किसका जनरल फार्मूला, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में आप जानते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एक एग्जांपल है अल्कीन का, दूसरा एग्जांपल है अल्काइन का। अल्कीन का तो आप फार्मूला जान ही रहे हैं, CnH2n होता है, अल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक अलग अलग तरीके से डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से उसको शो करते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, चलिए कुछ हाइड्रोकार्बन के नेम देख लेते हैं। मिथेन है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये एथेन है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये प्रोपेन है, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। तो ये कहाँ से आया, तो आप जान ही रहे होंगे, फार्मूला आप जान रहे हैं, CnH2n+2। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो C है ना, यहाँ 4 हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूनी 6 और 4 2 दूनी 4 और 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनता है ना, इथेन, सॉरी ये हो गया आपका मिथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आपका कुछ कुछ अल्कीन का आ गया डॉट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर एक पेज गायब है इसका, तो डॉट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जैसे कार्बन है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आ जाओ थोड़ा बढ़िया से इसको देख लेते हैं। देखो कार्बन, ठीक है, कार्बन थोड़ा और बढ़िया से बनाते हैं इसको। ऐसे करके बॉन्ड बना लीजिए, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ। ठीक, अब एक हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देते हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा डिफरेंट कलर का ले लेते हैं पेन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ हमने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ हमने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ हमने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ हमने हाइड्रोजन लिखा और यहाँ हमने हाइड्रोजन लिखा। ठीक है, तो हुआ क्या, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 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 एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बॉन्ड के बारे में, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ में भी क्या बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन बच्चों करते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये ब्रांच चेन है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी कार्बन और कार्बन कार्बन की ब्रांच चेन है। ये कार्बन कार्बन की ब्रांच चेन आप देख पा रहे होंगे। कार्बन कार्बन जो है वो इस प्रकार से ब्रांच चेन बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रांच चेन है। ठीक है, ये आपका पेंटेन का स्ट्रक्चर है या आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, और ये आपका न्यू पेंटेन का स्ट्रक्चर है। तो दीज आर द अबव कंपाउंड्स हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखें तो सेम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन है। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 1 10 और 2 12, 12 हाइड्रोजन है। सब में देखो, सब में कार्बन की संख्या सेम है। ठीक है, लेकिन कार्बन का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इसको आइसोमेरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमेरीज। दिस फॉर्मेशन इज नोन एज आइसोमेरीज। ठीक है, साइक्लिक, ये देखिए साइक्लिक है, कार्बन जो है एक साइक्लिक बॉन्ड में बंधे होते हैं, उसको साइक्लिक कहा जाता है। ठीक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड है, ये साइक्लिक आपका सैचुरेटेड है। ये आपका, और ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसको कहा जाता है? तो फंक्शनल ग्रुप तो आप जानते ही, इन द हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस बाय द अदर, है ना, आइटम्स इन अकॉर्डिंग विद देयर वैलेंसी, वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनको जो है हम लोग हेट्रो आइटम कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हेट्रो आइटम। यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे आइटम के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रो आइटम बोलते हैं। जैसे अगर हम मीथेन के बारे में बात करें, यहाँ हमने क्लोरीन का रिएक्शन कराया। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन क्या करेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस। तो क्लोरीन यहाँ पर किसका काम कर रहा है? क्लोरीन काम कर रहा है हेट्रो आइटम का। ठीक है, तो दीज हेट्रो आइटम जो है वो आपके, है ना, ग्रुप ऑफ आइटम्स भी हो सकते हैं जो कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्टिव होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। देखो ये आपका मीथेन था, और ये क्या बन गया आपका? क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्या बना आपका? क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन और मीथेन दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये हेट्रो आइटम्स है, इनको हम लोग हेट्रो आइटम्स बोलते हैं। ये हेलो है, क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, ये सब हेलो होते हैं। अल्कोहल है, OH, एल्डिहाइड है, आप जान ही रहे हैं, कीटोन है। और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका, ठीक है, अल्कीन है, और ये आपका अल्काइल ग्रुप है। ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज किसको कहा जाता है? तो ये एक सीरीज होता है कंपाउंड का, जिसमें, ठीक है, सम फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं फॉर द हाइड्रोजन इन देयर कार्बन चेन। ठीक है, जैसे ये आपका अल्कोहल का, है ना, होमोलोगस सीरीज है, ये आपका अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज है। इसमें क्या होता है, जैसे मीथेन का अगर, सॉरी, अल्केन का अगर हम लिखना चाहें तो अल्केन का हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अल्केन का जो है वो हम ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, हमने ऐसे करके अल्केन का लिख दिया। अरे ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको अल्केन का लिखा। तो ये आपका अल्केन का कहलाता है। अंतर क्या होता है? अंतर होता है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का मास देखा जाए तो 14। ठीक है, अंतर होता है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, और 14 मास का अंतर होता है। तो हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट सो डिफरेंट, है ना, ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए एक चीज आपको और समझाना चाहेंगे कि जितने भी होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनकी जो, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होती हैं बच्चों? वो होती हैं सेम। कैसी होती हैं? सेम। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? वो चेंज होती है। वो क्या होती है? क्यों चेंज होती है? क्योंकि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मास पर। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसका मास क्या होता है? बढ़ते जाता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज होता है। ठीक है ना। आइए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड में बात करते हैं। तो नोमेनक्लेचर पे हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कि हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को गिनेंगे, कंपाउंड्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। फिर हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, किस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या उसका सफिक्स है और क्या उसका प्रीफिक्स है। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, तब उसका नाम हम नामकरण करते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका, ठीक है, हेलोजन। हेलोजन का प्रीफिक्स, ठीक है, आप जानते हैं क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरो प्रेजेंट है तो इसलिए क्लोरोप्रोपिन इसका नाम हो गया। अल्कोहल का सफिक्स आप जानते हैं वो एल होता है, इसलिए इसका नाम प्रोपेनॉल हो गया। एल्डिहाइड का आप जानते हैं अल होता है, इसलिए प्रोपोनल हो गया। कीटोन का आप जानते हैं ओन होता है, इसलिए प्रोपोन हो गया। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का आप जानते हैं वो एक एसिड होता है, इसलिए ये प्रोपोनोइक एसिड हो गया। और अल्कीन का तो आप जानते हैं इन होता है, इसलिए इसको प्रोपीन
नाम दे दिया गया है। ठीक है, समझ गए आप। उसी प्रकार से अल्काइन का जानते हैं आप क्या होता है, आयन होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, कंबंशन, तो कंबंशन तो आप जानते ही हैं कि मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट सब देता है। कार्बन जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो यूज किया था फ्यूल के लिए। ठीक है, बिकॉज दे वन इन द एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ द हीट एनर्जी, क्योंकि जब एयर के प्रेजेंस को जला जाता है तो बहुत ही भारी मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जनरली एयर में जलेंगे, लेकिन जलते कैसे हैं, ब्लू देते हैं और नॉन सूटी फ्लेम होता है, यानी कि धुआं नहीं निकलता, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है इससे। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब इनको जलाया जाता है तो येलो सूटी यानी कि फ्लेम जो निकलेगा वो आपका धुआं वाला होगा। ठीक है, निकलता है, क्यों निकलता है भाई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो क्या होती है, हायर होती है, किसके कंपेयर में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में इसमें ऑक्सीजन की कार्बन की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, जिसके कारण इसका सूटी फ्लेम निकलता है। ठीक है, और ये जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए ऑक्सीडाइज होने के कारण, होने के लिए, तब जाकर के धीरे धीरे व्हाइट ये होता है। ऑक्सीडेशन आप जानते ही हैं कि अल्कोहल कैन बी, है ना, कन्वर्टेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अल्कोहल को जो है हम लोग ऑक्सीलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी मदद से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से, यानी कि जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो आप जान रहे हैं, जैसे एक है हमारे पास अल्कलीन KMnO4, इसको पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं, एक हमारे पास एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो देखिए ये है आपका एथेनॉल, तो ये KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन किया गया अल्कोहल का, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कि इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर हुआ क्या, अल्कोहल का एसिडिफिकेशन हो गया, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज कर गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, उसी प्रकार से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एंड हाइड्रोजन जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेडियम और निकेल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेजिटेबल घी में। इसी प्रोसेस की मदद से हम लोग वेजिटेबल घी बनाते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स भी कहते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स है ना कार्बन की कंपाउंड्स होते हैं, जैसे इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए क्या होती है इथेनॉल की, ये कलरलेस होता है, प्लीजेंट होता है, स्मेल होता है, और इसकी बर्निंग टेस्ट होती है ना, इसका जो टेस्ट है वो बर्निंग होता है, और ये पानी में घुल जाता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन, और ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए तो मिथेनॉल जो है, इथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, और इसी रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं फॉर, है ना, टेस्ट करने के लिए, किसका, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इसी रिएक्शन का हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं, तो जो गैस निकलता है उसके सामने फ्लेम लेके जाएंगे, जलाएंगे, तो जलने के बाद जो गैस निकलेगा हाइड्रोजन वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये आपका ये है इथेनॉल, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हॉट कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन कराया, तो यहाँ से क्या हो गया कि वाटर जो है वो उड़ गया, वाटर उड़ गया तो डिहाइड्रेशन हो गया, और ये H2O बाहर निकला, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एथेनोइक एसिड की, तो आइए, ये कलरलेस लिक्विड होता है, और ये टेस्ट इसका खट्टा होता है, और इसका स्मेल जो होता है वो विनेगर वाला होता है, खट्टा खट्टा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है, और ये जम जाता है। ठीक है, ये जो एथेनोइक एसिड है वो जम जाता है, और ये कलरलेस होता है, सॉलिड, इसलिए इसको हम लोग, है ना, ग्लेसिकल एसिड भी बोलते हैं, ग्लेसिकल एसिड भी इसको कहा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर है ना, एस्ट्रिफिकेशन के बारे में बात करें, ये है आपका एथेनोइक एसिड, और ये आपका एथेनोइक, ठीक है, एथेनॉल। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जब मिलता है तब जाकर के ईस्टर बनता है और वाटर भी बाहर निकलता है। ये रिएक्शन भी आपका पूछा था एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वीट स्मेलिंग ईस्टर फॉर्म होता है, ये आपका ईस्टर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम एसीटेट बनाता है। ठीक है, और ये आपका एल्कोहल बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन, यानी ये स्पोन बनाता है, इसलिए इसको स्पोनिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि सोप बनाता है। रिएक्शन अगर बेस के साथ देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, और रिएक्शन करके सोडियम एसीटेट बनाता है, और वाटर भी बाहर निकलता है। ठीक है, ये आपका पानी में घुल जाता है। ठीक है, ये आपका जो है पानी में घुलेगा, और ये इसका नेचर जो है वो वोलेटाइल होता है, मेल्टिंग पॉइंट 351 होता है, और ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये टॉपिक थोड़ा रिपीट हो चुका है। ठीक है, आ जाओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, रिएक्शन विथ
कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप जान रहे हैं कि जो एसिड है आपका, ठीक है, इथेनोइक एसिड, वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तभी सोडियम एसीटेट बनाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगा ही। सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तभी सोडियम एसिड बनाएगा, हाइड्रोजन वाटर और कार्बोनेट भी बाहर निकलता है। सोप है, डिटर्जेंट है, तो सोप जो है, सोप इज सोडियम होता है, सोप जो है वो सोडियम होता है, पोटासियम साल्ट और लॉन्ग है ना चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का बना हुआ रहता है। देखिए ये आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। सोप जो है वो इफेक्टिव होता है सिर्फ कहाँ पर, सॉफ्ट वाटर में, ठीक है, इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। और डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट फॉर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो होता है वो इफेक्टिव होता है किस में, हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में। सोप मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जाए तो ये आयनिक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है इसमें, और एक होता है आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक जो होता है वो पानी में घुलता है, और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो पानी से दूर जाता है। तो देखिए ये है आपका हाइड्रोफोबिक और ये आपका हाइड्रोफिलिक, समझ गए आप। ये वाटर एक सोप स्ट्रक्चर है सोप के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी कि सोप कैसे जो है साफ करता है कपड़ा, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो मोस्ट ऑफ द डर्ट जो होता है, ठीक है, इज ओनली इन नेचर, ठीक है, इन हाइड्रोफोबिक अटैच इटसेल्फ विद द डर्ट एंड आयनिक इन इज सराउंडेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कि जितना डर्ट होता है वो आपका ऑयली नेचर होता है, वो हाइड्रोफोबिक के साथ सट जाता है अपने आप, और वो जो है अलग हो जाता है, ठीक है, और सराउंडेड हो जाता है, पूरा पानी के चारों तरफ वो फैल जाता है, ठीक है, चारों तरफ हो जाता है। और ये जो रिजल्ट है वो आपका फॉर्मेशन करता है रेडिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसको मिसेल्स कहते हैं। ये रेडिकल स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल, ठीक है। सोप जो है वो मिसेल्स बनाता है, सोप का जो मिसेल्स होता है वो हेल्प करता है, ठीक है, डिजोल्व जो डेड पार्टिकल होता है उसको घुलने में उसकी मदद करता है, ठीक है, और ग्रीस जो होता है पानी में उसमें उसको घुलने की मदद करता है, कौन चीज, मिसेल जो फॉर्म करता है वो, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम कैल्शियम जो वो प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, जो सोप है वो हार्ड वाटर में अगर घुल जाएगा तो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर में अगर हम लोग सोप को घोलेंगे तो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जिसको स्कम बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसकी जब ये बन जाता है स्कम तो हार्ड वाटर में झाग बनना बंद हो जाते हैं। तो जब झाग नहीं बनता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फिर हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट तो आपका जो है वो आपका सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों में काम करता है ना, सॉफ्ट में भी काम करता है और हार्ड में भी काम करता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करना होगा। वो टेलीग्राम अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पर, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके आप टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करें, वहाँ पर इस चैप्टर का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें एक बार, ठीक है। और अगर आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं, आप लोगों का कमेंट ही जो है हम लोगों को मोटिवेशन का कारण होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए बाय।